ओके जी, गुड आफ्टरनून। क्वेश्चन नंबर 17 निकालो नोट्स पे। अब आप लोगों ने करना क्या है, लास्ट क्लास तक जहाँ पे हो चुका था तो 3 सिंगल पेजेस छोड़ देना, बस अब 2 ही टॉपिक रह गए हैं। एक टॉपिक तो है ही 3-4 लाइंस का, एक टॉपिक है 1 पेज का, तो मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 पेजेस की जरूरत है। अदरवाइज आपके इस चैप्टर के बाकी सारे टॉपिक्स हो चुके हैं। ठीक है, तो आज हम करने क्या वाले हैं, अब हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। पिछले 2 दिनों से कॉन्सेप्ट कर रहे थे ना, तो आज हम क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 होमवर्क का क्वेश्चन था ये। इसकी एक एंट्री में आपको दिक्कत आई होगी, तो क्वेश्चन नंबर 17 में कर रहा हूँ। यू आर रिक्वायर्ड टू जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन बैलेंस इन द बुक्स ऑफ राहुल। राहुल कौन है? एक कंप्यूटर डीलर है। अब ध्यान से देख लेना, राहुल कंप्यूटर डीलर है, मतलब राहुल की क्या की दुकान है? कंप्यूटर खरीदने या बेचने की। ठीक है, मतलब वो कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह बेचता है। अब उसके पास 1 अप्रैल को है, कैश का बैलेंस दिया हुआ है, बैंक ओवरड्राफ्ट होती है लाइबिलिटी, डेटर्स, बिल्डिंग, कंप्यूटर। तो 1417 का मतलब क्या होता है? लिखो पहले यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस, इसको लिखो ओपनिंग बैलेंस। कोई भी बैलेंस अगर 1 अप्रैल को होगा तो वो ओपनिंग होगा, अगर वो 31 मार्च को होगा तो क्लोजिंग हो जाएगा। ये चीज मैंने आपको पहले ही समझाई हुई है। अब ओपनिंग एंट्री क्या करते हैं, सारी एसेट्स को डेबिट कर दो, सारी लाइबिलिटीज को क्रेडिट कर दो। तो इसका सॉल्यूशन जिन्होंने कर लिया था ये क्वेश्चन वो मैच कर लेना। ठीक है, तो क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट। आप लोग कर लो, जिसने ये क्वेश्चन नहीं किया हो वो साथ साथ कर लो। सारी एसेट्स को डेबिट कर देते हैं, कैश अकाउंट डेबिट। जो बैंक ओवरड्राफ्ट होता है ना, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है बैंक से लोन लिया हुआ, तो बाद में उनको पैसे हमने वापस भी तो करने हैं ना। सोच के देखो, किसी से लोन लिया, उसको पैसे भी तो वापस करेंगे, तो वो मेरी लाइबिलिटी होती है। तो लाइबिलिटी 2 वाली तरफ आती है, 2 बैंक ओवरड्राफ्ट। 2 बैंक ओवरड्राफ्ट, वो लाइबिलिटी वाली साइड यहाँ पे आएगा 1000 रुपये, यहाँ पे कैश आ गया था 500। फिर आ जाएगा डेटर्स अकाउंट डेबिट 7000, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, गुरकिरत कर लो क्वेश्चन साथ साथ करने, पेजेस छोड़ देना, ठीक है, 8-10 पेजेस टोटल। कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, जो जो बैलेंस दिए हुए हैं आपको बस ये देखना है, ये वाली सारे बैलेंसेस क्या हैं, ये सारे आपकी एसेट्स हैं। तो एसेट्स हमेशा डेबिट में आती हैं, लाइबिलिटीज हमेशा क्रेडिट में आती हैं। तो लाइबिलिटी सिर्फ एक थी, तो उसको मैंने क्रेडिट साइड पे लिख दिया। अब मैंने आप लोगों को क्या समझाया हुआ है इस चैप्टर में, कि जो भी डेबिट है ना, ये वाला डेबिट, ये डेबिट का टोटल जो है वो हमेशा क्रेडिट के बराबर होना चाहिए। देखना ये दोनों टोटल बराबर है, 500 प्लस 7000 प्लस 6500 प्लस 3500, क्या ये 1000 के बराबर है? नहीं है ना। तो जितना भी डिफरेंस है वो हमेशा होती है आपकी कैपिटल। ठीक है, ये मैंने कई बार समझाया हुआ है। तो जो डिफरेंस होता है तो उसको लिख देते हैं कैपिटल, और इसके ब्रैकेट में लिख देते हैं बैलेंसिंग फिगर, मतलब ये हमारा आंसर है। मुझे बताओ ऊपर वाला जो ऐड करके कितना बनता है टोटल? 500 प्लस 7000 प्लस 6500 प्लस 3500, 17500। उसमें से 1000 माइनस कर दो जो नीचे है, तो बाकी बच जाएगा 16500। फर्स्ट एंट्री ये होती है। ये एंट्री पेपर में कम चांसेस होते हैं आती हैं, इसको बोलते होते हैं ओपनिंग एंट्री। तो अब इसकी नरेशन लिखेंगे, याद है नरेशन साथ में हमेशा लिखते हैं, बीइंग ओपनिंग एंट्री इज मेड, बीइंग ओपनिंग एंट्री इज मेड। फर्स्ट एंट्री हमारी हो चुकी है। बैलेंसिंग फिगर बी एफ, बैलेंसिंग फिगर का मतलब होता है जो डिफरेंस आपका बच गया, ये इसको आंसर भी बोल सकते हो आप। उसके बाद देखो सेकंड एंट्री क्या है, ऑन द सेम डे ही सोल्ड अ कंप्यूटर द बुक वैल्यू ऑफ विच 2000। बुक वैल्यू को लिखो परचेज प्राइस, बुक वैल्यू को लिखो नोट्स में परचेज प्राइस, नोट्स में लिख लो। बुक वैल्यू का मतलब होता है परचेज प्राइस। तो कोई एक कंप्यूटर था 2000 रुपए का, बेचा मैंने 1950 का, बताओ कितने का प्रॉफिट हुआ? लॉस हुआ। यार 2000 वाली चीज मैंने सस्ती बेची है, प्रॉफिट नहीं होता। 2000 वाली चीज अगर मैंने 1950 की बेची, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? लॉस होगा। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन का दुकानदार है, क्या की दुकान थी इसकी? कंप्यूटर की। इसने बेचा भी क्या है?
तो इसके लिए कंप्यूटर गुड्स हुई या एसेट्स हुई? इसके लिए गुड्स हुई, क्योंकि जो सामान खरीदते बेचते हैं, जिस बंदे की जो दुकान होती है वो उसके लिए गुड्स होती है। तो देखा जाए ये गुड्स उसने बेची हैं। अब याद करो वो टॉपिक जो हमने पिछली से पिछली क्लास में किया था, प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स, उसको अलग शो करते हैं कि नहीं करते? देखें किसी को याद है? फिर कौन से प्रॉफिट को अलग से शो करते हैं? हाँ, तो अगर मैंने देखो गुड्स बेची है ना लॉस पे, अगर मैंने गुड्स बेची है, गुड्स यानी कि जिस चीज की मेरी दुकान है, जिस चीज की मेरी दुकान है, अगर मैं वो लॉस पे बेचता हूँ तो प्रॉफिट पे, तो मेरे को वो प्रॉफिट और लॉस एक्स्ट्रा या सेपरेट शो नहीं करना होता। तो मैंने सामान कितने का बेचा? सामान कितने का बेचा मैंने? 1950 का। कस्टमर मुझे कितने पैसे देगा? 1950। तो एंट्री कर दो, सेकंड एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिजनेस में कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। गुरकिरत पता लगा कैश डेबिट क्यों किया है? रियल रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन। ठीक है, तो कैश मेरी एक एसेट होती है, तो रियल रूल उसके लिए कहता है जो चीज बिजनेस में आ रही है उसको डेबिट कर दो, जो चीज जा रही है क्रेडिट कर दो। तो अब जा क्या रहा है बिजनेस में से? हाँ, क्या गया? गुड्स ना, तो टू लिख देते हैं हम सेल्स, क्योंकि ये मेरी गुड्स है तो गुड्स के लिए सेल्स वर्ड लिखते हैं, टू सेल्स। हाँ जी, हाँ जी, देखना है यार बाहर, किसी की चाबी रह गई है क्या बाहर एक्टिवा पे? चेक कर लो पहले। गिफ्ट देनी बनती है अब तो। चलो जी, मेरे को बताओ सामान हमने कितने का बेचा था, 2000 का या 1950 का? 1950 का, तो बस 1950 लिख दो। नरेशन लिखो, बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड। अब मैंने कंप्यूटर नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि मेरे लिए तो ये गुड्स हो गई ना, मेरा तो सामान हो गया। बीइंग गुड्स सोल्ड एट लॉस, बस लॉस को सेपरेटली शो नहीं करना। सोच के देखो, अब इस एग्जांपल को मैं अगर चेंज करता, समझ लो मेरी घड़ियों की दुकान है वो चीज की, तो अगर मैंने कंप्यूटर बेचा होता तो मेरी एसेट्स होती, तो फिर मैं लॉस को भी लिखता, कैश अकाउंट डेबिट 1950, लॉस ऑन सेल ऑफ कंप्यूटर 50, टू कंप्यूटर 2000। मतलब अब आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आपकी गुड्स होंगी तो उसका प्रॉफिट और लॉस आपने सेपरेटली शो करना है कि नहीं करना? गुड्स के केस में नहीं करना है, एसेट्स के केस में करना है। 17 को टिक कर दो नोट्स में से। चलिए जी 18 पे आ जाओ। 18 का फॉर्मेट बनाओ जर्नल। ये किसी ने भी नहीं किया हुआ क्योंकि पिछला होमवर्क का था तो आधे स्टूडेंट्स ने किया हुआ था। इसका फॉर्मेट बनाओ। गुरकिरत फॉर्मेट बनाना आ गया आपको? कितने कॉलम्स होते हैं? कौन कौन से? पहला बोलो बोलो। अ, ठीक है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। आपका आज पहला क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन में जीत गए, लेकिन मिलेगा कुछ भी नहीं। आपको पता है एक स्कीम लॉन्च किया मैंने आज, आप लोगों के ग्रुप में भेजना भूल गया था। अब से ना, चलो बाद में बताऊंगा, कंप्यूटर पे नहीं बता रहा, नहीं तो जो रिकॉर्डिंग सुनते हैं चंडीगढ़ वाले ना, वो कहेंगे हमें भी ये स्कीम का फ़ायदा दो। तो ये स्कीम का फ़ायदा सिर्फ घर आए मेहमानों को मिलेगा। बाद में बताऊंगा क्या स्कीम है। चलो जी, पहले इसके वो बना लो, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट। बना लिया फॉर्मेट? कम से कम एक पेज का बनेगा, पूरे एक पेज का। तो ऐसे छुटका छुटका मत बनाना, एक ही पेज का होलसेल में बना के रख लेना।
चलिए जी, पहली ट्रांजैक्शन, ये पहली ट्रांजैक्शन का टॉपिक भी नहीं करवाया, कोई क्वेश्चन भी नहीं करवाया, तो पहले तो इसको लिखो। 18 का जो फर्स्ट है इसको लिख देना इंपॉर्टेंट। 18 का जो फर्स्ट वाला पार्ट है ना वो इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता होता है। आउट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड दिस ईयर 10,000 इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर को लिख दो, नेक्स्ट ईयर को हम क्या बोलते हैं, प्रीपेड। नोट्स में लिख देना प्रीपेड ओब्लिक एडवांस, या तो प्रीपेड बोलते हैं इसको या तो एडवांस। नोट्स में लिखो पहले। ये वाला टॉपिक समझाया नहीं है, सभी के लिए न्यू है, तो अब ध्यान से सुन लेना। प्रीपेड या फिर एडवांस। अब देखो होता क्या है बिजनेस में ना, जब भी हम अकाउंट्स बनाते हैं पूरे एक साल के बनाते हैं। क्या आपको ये बात समझ में आई? आपका स्कूल जो आपकी +1 है कितने साल की होती है? सर 1 साल की। 10th कितने सालों की थी? 1 साल की। +2 कितने साल की होगी? 1 साल की। तो ऐसे ही जो बिजनेस में अकाउंट्स बनते हैं ना वो भी हमेशा हर साल के बनते हैं, एक एक साल के। ये चीज समझ में आ गई? अब तो समझ में आ गई होगी ना, जैसे आपकी क्लास एक एक साल की होती है ऐसे ही अकाउंट्स भी एक एक साल के होते हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने ना जो इंश्योरेंस पे किया, इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है, जैसे आपकी एक्टिवा का इंश्योरेंस हो रखा होता है। आज तो लगता है इंश्योरेंस काम में आना था, है ना? चाबी आज लगा के आपने छोड़ दिया तो इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट ही मतलब कोरिलेट हो जाता। तो इंश्योरेंस का मतलब होता है किसी चीज का बीमा करवा लेना। बिल्डिंग का, एक्टिवा का, कार का, अपनी लाइफ का, हर चीज का इंश्योरेंस होता है। तो इंश्योरेंस का खर्चा भी ना साल में एक ही बार देना पड़ता है। गाड़ी का या आपकी एक्टिवा का इंश्योरेंस होता है ना वो हर साल में एक ही बार होता है। तो आप लोगों ने ना इंश्योरेंस पे किया, लेकिन उसमें से 10,000 रुपये आपने एक्स्ट्रा पे कर दिए अगले साल की। जैसे मैंने आपको बोला मुझे फीस दो, आप लोगों ने क्या किया, 2 महीने की फीस इकट्ठी दे दी। बनती तो 1 महीने की थी ना, 1 महीने की एक्स्ट्रा दे दी। तो सेम ऐसे ही है, मैंने ना किसी को इंश्योरेंस प्रीमियम का खर्चा पे किया, 10,000 रुपये मैंने एक्स्ट्रा यानी एडवांस में पे कर दिया। हो सकता है वो मुझे वापस मिल जाए। अगर मैं समझ लो वो काम नहीं करवाता तो वो पैसे मैं फालतू ले वापस ले लूंगा ना, तो वापस जो मेरे को चीज मिलनी होती है वो मेरी एसेट होती है। अगर मैंने किसी को पैसे देने हैं तो मेरी लाइबिलिटी है, अगर कहीं से पैसे मिलने हैं तो एसेट्स। तो इसलिए इस वाली एसेट्स को डेबिट करते हैं। देखो एसेट्स हमेशा क्या होती है, डेबिट। प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट 10,000। प्रीपेड इंश्योरेंस क्या है, मेरी एसेट्स है, और एसेट्स हमेशा डेबिट होती हैं। ये कौन सी चीज का आपने एडवांस पे किया था, इंश्योरेंस का ना, तो टू लिख दो, टू इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम। मतलब बस आपने ये देखना है कोई चीज एसेट्स है कि लाइबिलिटी है। सर एक बार फिर से बता दो ये चीज हमारी एसेट्स कैसे हुई, क्योंकि मैंने ना किसी को पैसे एडवांस में दे दिए। मैंने कहा यार तू भी रख ले, हो सकता है मैं उससे काम ना लूं, मैं फिर बाद में क्या कहूंगा कुछ दिनों के बाद, भाई मुझे ना मेरे पैसे वापस दे दे। तो जो चीज मुझे वापस मिलेगी, मतलब मेरे पास आ रही है ना, तो जो पैसे मुझे मिलने होते हैं मेरी एसेट, जो पैसे मैंने पे करने होते हैं लाइबिलिटी। और एसेट्स हमेशा क्या होती है, डेबिट। अभी 2 मिनट बाद मैं फिर से पूछूंगा ये वाला क्वेश्चन किसी दो बच्चों से, ठीक है? जो मैं बोल रहा हूँ अब याद रख लेना। एसेट्स हमेशा होती है डेबिट, लाइबिलिटी हमेशा होती है क्रेडिट। बोलना एक बार, सारे बोलो। एसेट्स डेबिट, लाइबिलिटीज क्रेडिट। 2 मिनट के बाद पूछूंगा दो बच्चों से। नरेशन लिखो, बीइंग प्रीपेड इंश्योरेंस एडजस्टेड, बस ऐसे ही लिख लो, बीइंग प्रीपेड इंश्योरेंस एडजस्टेड। ये कॉन्सेप्ट भी नया था, एंट्री भी न्यू थी। एंट्री नंबर 2, क्रेडिट परचेज फ्रॉम मोहन 20,000, कैश डिस्काउंट विल बी रिसीव्ड एट 5% ऑन पेमेंट ऑफ बिल विद इन 10 days। और एंट्री नंबर 3 में कह रहे हैं कैश पे कर दिया और डिस्काउंट अवेल कर ली। तो देखो तीन दो एंट्रीज है ना, पहले सेकंड वाली एंट्री कर दो। सेकंड वाली एंट्री में हमने क्या किया है, मोहन से गुड्स खरीदी है। तो जब हम सामान खरीदते हैं तो उसको हम क्या लिखते हैं, परचेजेस, क्योंकि ये मेरा खर्चा हो गया ना। सोच के देखो, मैंने सामान खरीदा, पैसे तो देने पड़ेंगे ना, तो मेरा खर्चा हो गया। तो एक्सपेंसेस के लिए कौन सा रूल होता है, पर्सनल, रियल के नॉमिनल? नॉमिनल। और नॉमिनल रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस को डेबिट कर दो, परचेजेस अकाउंट डेबिट। कितने का सामान खरीदा हमने, 20,000 का। अच्छा, क्रेडिट पे खरीदा है तो टू कैश आएगा या टू मोहन आएगा? टू मोहन, क्योंकि वो गिवर है ना। जब भी सामान क्रेडिट पे खरीदते हैं तो पर्सन का नेम आता है, टू मोहन अकाउंट।
कई कई स्कूल वाले या ट्यूशन वाले या बुक वाले ना जब पर्सन का नेम लिखते हैं ना, जैसे ये मोहन है, तब अकाउंट वर्ड नहीं लगाते, तो आपकी मर्जी है, सिर्फ पर्सन के नेम के साथ। किसी किसी ट्यूशन वाले मना कर देते हैं कि बुक वाले लगाते नहीं, आप भी मत लगाओ। कोई कोई स्कूल वाले कहते हैं लगा लो ना लगाओ मर्जी है, इसलिए मैं सभी के साथ ही लगा देता हूँ। लेकिन कहाँ पे आप स्किप कर सकते हो, जो सिर्फ पर्सन का नेम हो। तो टू मोहन अकाउंट, मैंने 20,000 का सामान खरीद लिया। नरेशन बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन। एंट्री नंबर 3 पढ़ो, नोट्स में से क्या दिया हुआ है। इसका मतलब मेरे को एक बात बताओ, कह रहे हैं कि हमने मोहन को कैश दे दिया, ये तो देखो लॉजिकल सी बात है, जिससे हमने सामान खरीदा उसको पैसे तो देने पड़ेंगे, सही बात है ना। अगर मैंने किसी से सामान खरीदा, चाहे उधार पे खरीदा, कुछ दिनों के बाद तो पैसा देना पड़ेगा। वो कौन सा हमारे अंकल का बेटा लगा जो माफ कर देगा। तो मैंने कैश पे कर दिया मोहन को, डिस्काउंट अवेल कर लिया। इसका मतलब मेरे को बताओ, मैंने पैसे 10 दिनों के अंदर दिए होंगे कि 10 दिनों के बाद। कैसे पता चला, क्योंकि डिस्काउंट मिल गई ना, तो 10 दिनों के अंदर पैसा दे दिया होगा। किसको पैसा दिया है, मोहन रिसीवर हुआ या गिवर, रिसीवर। और रिसीवर के लिए कौन सा रूल होता है, पर्सनल। रियल किसने बोला था, मोहन के लिए कौन सा रूल होता है, रिसीवर के लिए पर्सनल। और पर्सनल का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो डेबिट कर दो मोहन को, मोहन अकाउंट डेबिट, कितने से, 20,000 करेंगे ना। मोहन का अकाउंट तो 20,000 से खत्म करेंगे ना, ये चीज मैंने समझाई नहीं हुई। मोहन को जितने से क्रेडिट किया आपने ऊपर वाली एंट्री में, उसको जब खत्म करना है, डिलीट करना है, तो उतनी अमाउंट से तो डेबिट करना पड़ेगा, तभी उसका अकाउंट नील होगा ना। और वैसे भी ये डिस्काउंट मुझे मिल रही है तो मेरी इनकम है, और इनकम हमेशा क्रेडिट साइड आती है। तो टू कैश अकाउंट। अब बताओ कैश में कितना आएगा, कैश में आएगा 20,000 का 95%। सर 95% कहाँ दिया हुआ है, अगर 5% डिस्काउंट मिल गई तो देखा जाए तो आपने कितना पैसा पे किया होगा, 95%। ये कितना बनता है, 19,000। और आ जाएगा टू डिस्काउंट रिसीव्ड, टू डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड के ब्रैकेट में 20,000 इंटू 5%, वो बन जाता है 1,000। आई समझ में ये वाली एंट्री, ठीक है। क्योंकि डिस्काउंट मैंने क्रेडिट में क्यों लिखा है, क्योंकि मेरे लिए इनकम है। नरेशन लिखो, बीइंग अमाउंट पेड टू मोहन, बीइंग अमाउंट पेड टू मोहन। नवजोत, खुशलीन, समझ में आ रही है आपको एंट्रीज। कृतिका आपको, गुरकिरत अपने को कितनी कितनी समझ आ रही है, आ रही है समझ। चलो एंट्री नंबर 4, पेड इनकम टैक्स थ्रू चेक। इनकम टैक्स क्या होता था याद है, इनकम टैक्स यह होता था ड्राइंग्स। तो ये आपका ड्राइंग का खर्चा है, और चेक के थ्रू पे किया यानी कि बैंक में से। तो क्या एंट्री बनेगी, ड्राइंग्स हमेशा क्या होती है, डेबिट। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब कैश नहीं आएगा क्योंकि मैंने चेक के थ्रू पेमेंट की है ना बैंक से, तो टू बैंक आएगा। अमाउंट कितनी है, नरेशन लिखो, नरेशन बीइंग इनकम टैक्स पेड, बीइंग इनकम टैक्स पेड। एंट्री नंबर 5, गुड्स कॉस्टिंग सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। 20,000 की गुड्स मैंने 10% प्रॉफिट पे बेची, तो कितनी सस्ती बेची, महंगी बेची, प्रॉफिट पे बेची है, प्रॉफिट पे बेची है, पक्की बात है। कितना प्रॉफिट है, 20,000 की गुड्स है, 10% प्रॉफिट है, तो 20,000 का 10% कितना होता है, 2,000। तो टोटल सामान कितने का बेचा, 22,000 का। गुड्स बेची है या एसेट्स बेची है,
प्रॉफिट को अलग से शो करना है कि नहीं करना? नहीं करना। तो एंट्री क्या होगी? बिजनेस में क्या आया होगा? कैश। तो कैश अकाउंट डेबिट। 2 में क्या आएगा? 2 सेल्स अकाउंट। दिव्या कर नहीं रहे? ये वाली भी कर ली थी क्या? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितने की? 22,000। नरेशन लिखो, मेरे पास स्पेस कम है तो नरेशन सिर्फ आप लोग लिखो, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन प्रॉफिट। इसके नीचे नरेशन लिख दो ब्रैकेट में, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन प्रॉफिट। एंट्री नंबर 6 वो बताएगी दिव्या। मशीनरी कॉस्टिंग 35,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। पांचवें वाले जैसी है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आने वाला है ट्रीटमेंट में। पांचवें और छवें को दोबारा से पढ़ लो चाहे। एंट्री बताओ मुझे। बताओ। हाँ हाँ। अब आपने गुड्स बेची है या एसेट्स? प्रॉफिट को अलग से शो करेंगे? हाँ, बताना अब एंट्री क्या होगी? गलत। गलत। अब एक बार दोबारा, दोनों में से एक ठीक था। ये गलत है। तो फिर ठीक ही होएगा। आप मुझे एक बात बताओ दिव्या, बिजनेस में मशीन बेची है, क्या आ रहा होगा और क्या जा रहा होगा? तो फिर जो चीज आती है उसको डेबिट नहीं करते, तो कितना कैश आया होगा? करो कैलकुलेट। गुरकिरत? 35,700। गलत। हाँ जी गुरकिरत जी, एंट्री समझ में आई है? इंग्लिश मशीनरी है 35,000 की, उसको हमने 20% महंगी बेचा। 42,000 बिजनेस में कैश आया होगा। दिव्या थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ अब, पिछले काफी दिनों से मजा नहीं आ रहा एक्टिव, थोड़ी परफॉर्मेंस डाउन हो रही है धीरे धीरे, ऐसे बात नहीं बनेगी। कितने का सामान बेचा हमने? कैश अकाउंट डेबिट 42,000 का। कैसे पता चला? 35,000 का 20% होता है 7,000, तो 35,000 वाली चीज 42,000 में बेची, तो बिजनेस में कैश आया 42,000 का। बिजनेस से क्या गया? एसेट्स का नेम क्या है? तो 2 कर दो मशीनरी। सर इसका मतलब ये है कि जो चीज आ रही है उसको डेबिट कर दो, जो चीज जा रही है उसको क्रेडिट कर दो, है ना? लेकिन मशीन कितने की गई? 35,000 की। मशीन तो मेरे पास 35 की थी ना सर, बाकी 7,000 का तो डिफरेंस आ गया। ये प्रॉफिट है, और जब एसेट्स बेचते हैं तो प्रॉफिट को अलग से शो करते हैं ना, तो प्रॉफिट क्रेडिट साइड में आता है हमेशा। टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन 7,000। देखना बराबर हो गया डेबिट और क्रेडिट, देखना बराबर हो गया 42,000 और 42,000। नरेशन लिखो, नरेशन बीइंग मशीनरी सोल्ड एट प्रॉफिट। मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं नरेशन नहीं लिख पा रहा। बीइंग मशीनरी सोल्ड, बीइंग मशीनरी सोल्ड एट प्रॉफिट। गुरविलास बताएगा नेक्स्ट। बड़ा मन कर रहा था उसका बताने का, मैं पूछ नहीं रहा था, चलो मैं पूछ ही लेता हूँ। अरे मन कर रहा था, मैं कह रहा हूं ना कर रहा था। पढ़ो 7th। आवाज आनी चाहिए मेरे तक। 7th एंट्री पढ़ो। क्या खरीदा हमने? बिल्डिंग। कितने की? 5 लाख की। और उसके बाद 40,000 पे क्या हुए खर्चे? याद करो वो दिन, आज से 1 या 2 दिन पहले, जब मैंने बात करवाई थी कि अगर हम मशीनरी, कोई एसेट खरीदते हैं, कोई एसेट खरीदते हैं उसके साथ भी कई बार खर्चे होते हैं टेम्पू वगैरह के, या फिर कई बार गुड्स खरीदते हैं उसके भी। अब ये वाले खर्चे मेरे को एसेट्स में ऐड करके लिखने हैं या सेपरेट लिखने हैं? एसेट्स के खर्चे ऐड करके लिखते हैं, गुड्स के खर्चे सेपरेट लिखते हैं। तो कितने की होगी टोटल मशीन? सर हमें याद आ रहा है, इसमें आपने एसी वाली एग्जांपल दी थी कि मेरे को टोटल एसी कितने का पड़ा, है ना? तो मेरे को टोटल बिल्डिंग कितने की पड़ गई? 5,40,000 की। क्या आया क्या गया? कैश आए?
क्या आया है? बिल्डिंग आई है। तो सर बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 5,40,000 टू कैश अकाउंट 5,40,000। नरेशन लिखो इसकी। नरेशन लिखो, बीइंग बिल्डिंग परचेज्ड, नरेशन लिखो बीइंग बिल्डिंग परचेज्ड एंड एक्सपेंसेस इनकर्ड, बीइंग बिल्डिंग परचेज्ड एंड एक्सपेंसेस इनकर्ड। चलें जी आगे। कृतिका लिख लिया? फर्नीचर कॉस्टिंग 1,000 सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 200, 8th एंट्री। कोई बता सकता है क्या एंट्री होगी? करो ट्राई एक बार। कैश अकाउंट डेबिट, बहुत बढ़िया। कितना बिजनेस में कितना कैश आया? 800। बिल्कुल ठीक है जी, पहला जवाब तो ठीक है। तो फर्नीचर आएगा, सेल नहीं आएगा। जब गुड्स सेल करते हैं तो सेल्स आता है, लेकिन कुछ और भी तो आएगा। प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है? अच्छा, एसेट्स के ऊपर प्रॉफिट लॉस को सेपरेट शो करते हैं। एसेट्स के ऊपर प्रॉफिट और लॉस को सेपरेट शो करते हैं, एक्सपेंसेस को नहीं करते। जब बेच रहे हो तब करते हैं। तो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, अभी अभी हमने ये नहीं एंट्री की थी, देखो जब मशीन बेची थी, ये प्रॉफिट को अलग से शो नहीं किया था 6th एंट्री में। देखो देखो मैंने हाथ बनाए इतने सुंदर। 6th एंट्री में जब मैंने मशीन बेची थी 35,000 वाली 42,000 में, तब प्रॉफिट को अलग से शो किया था ना। तो आपको ध्यान में रखना है कि सेल हो रही है कि परचेज हो रही है। जब हम सेल करते हैं ना तब अलग से शो करते होते हैं खर्चों को। कैश अकाउंट डेबिट 800, लॉस ऑन सेल ऑफ, क्या बेचा है हमने? लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, लॉस हमेशा डेबिट में आते हैं, 200 टू फर्नीचर। फर्नीचर 8,000 रुपए का था टोटल, देखना फर्नीचर 1,000 का था। बीइंग फर्नीचर सोल्ड एट लॉस, बीइंग फर्नीचर सोल्ड एट लॉस। गहरी सांस लीजिए, एक क्वेश्चन खत्म हुआ। क्लास खत्म नहीं हुई अभी, तो बहुत चलेगी क्लास। आज तुम पूरा चैप्टर खत्म करके ही रहेंगे। मजाक कर रहा हूँ, कहीं आपको अभी नींद आनी शुरू हो जाए। चलो नेक्स्ट 19th। 19th का फॉर्मेट बनाओ एक पूरे पेज का। गुरकिरत पूरा क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया था पिछला? कोई एंट्री तो नहीं छोड़ी? गुरविलास के साथ नहीं बैठना चाहता, ये बीच बीच में से वो फरलू मार जाता है। सारा क्वेश्चन रिकॉर्ड किया है आपने? हाँ, कॉपी चेक करके भेजूंगा आपकी तो आज मैं। हाँ जी, हाँ चलो जी चलो, फॉर्मेट बना लो जर्नल। हम्म, चलो जी, फर्स्ट एंट्री रिसीव्ड। ये वाला टॉपिक अभी हमने किया था कल पिछली क्लास में। रिसीव्ड ₹20,000 फ्रॉम सुभाष। सुभाष से पैसे मिले हैं कि सुभाष को पैसे पे किए हैं? क्या हुआ गुरविलास? ध्यान दो अभी तक, ये एंट्री आप बताने वाले हो पहली। रिसीव्ड ₹20,000 फ्रॉम सुभाष विच वर रिटर्न ऑफ एज अ बैड डेट्स इन द प्रीवियस ईयर। पिछले साल क्या हो गया था, हमने ये सोच लिया था उससे पैसे नहीं मिलेंगे। ये वो केस था जब हमारे वो डेटर्स या कस्टमर पैसे लेके नहीं भाग जाता,
अब ये पैसे देने वापस आया था, तभी तो पता चला रिसीव्ड। क्या एंट्री बनेगी गुरुविलास? गलत गलत गलत, सोच नहीं रहे यार। पता नहीं ध्यान नहीं है, पता नहीं नया दोस्त मिल गया आज आपको। सोच के देखो ना, पहले तो ये देखो हुआ क्या। पैसे मिले हैं कि पैसे पे किए हैं? पैसे मिले हैं ना, तो जब पैसा मिलता है डेबिट होता है या क्रेडिट दिव्या? कैश अकाउंट डेबिट होगा ना। तो कैश अकाउंट डेबिट फर्स्ट एंट्री। आगे बताओ गुरुविलास। हाँ अब ठीक है। ये कहाँ से देखा सीखा? याद नहीं है, सोचा था। अकाउंट्स कभी याद नहीं होता होता, याद होता तो पहले बैड डेट्स ना बोलते। थोड़ा सा ध्यान से सोचोगे तो समझ में आ जाता है। कैश अकाउंट डेबिट, सर कैश को डेबिट क्यों किया एक बार फिर से बता दो। क्योंकि रिसीव्ड है, पैसा मिला है ना, तो कैश अगर मिलेगा डेबिट, क्योंकि बिजनेस में आया कैश कितने का? 20,000। और ये मेरी इनकम हो गई, तो इनकम को क्या लिखते हैं? टू बैड डेट्स रिकवर। सर बैड डेट्स रिकवर का मतलब जो पैसा डूब गया था वो पैसा मिल गया, तो मेरी इनकम हो गई। यहाँ पे खुशी का सिंबल बनाऊं या दुख का? हाँ, ये लो जी। बात, आज बंदा बहुत मुस्कुरा रहा है क्योंकि इसको अपने डूबे हुए 20,000 रुपये मिल गए। किसको? अच्छा। हाँ ऐसे ही करेंगे कल से। बीइंग बैड डेट्स रिकवर्ड। अच्छा, खुशलीन की शॉर्ट फॉर्म खुशी होती है, फिर ठीक है। फिर गुरविलास की क्या बनी? गुरी। और गुरकिरत की? गुरी, मतलब गुरी की स्क्वायर बन गया। आज तो हमारे पास दो दो गुरी गुरी हो गई है ना। चलो, एंट्री नंबर 2। पहली एंट्री समझ में आ गई, कैश मिला और बैड डेट्स रिकवर। एंट्री नंबर 2, सैलरी ड्यू टू क्लर्क। पहले तो इसको डालो स्टार। सर कौन सा स्टार? स्टार प्लस वाला स्टार। सैलरी ड्यू टू क्लर्क। इसका, इसकी कोई हिंदी बताना, वैसे ट्रांसलेट इन हिंदी। सैलरी देनी है या दे दी है? पेंडिंग है। जो कल का लास्ट टॉपिक नहीं था, कल का लास्ट वाला, वो सैलरी पेड या सैलरी आउटस्टैंडिंग वाला, तो ये ड्यू का मतलब वही था ना, आउटस्टैंडिंग। तो सैलरी मेरा खर्चा है, तो इसकी एंट्री होती है सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग। सर सैलरी को डेबिट क्यों किया है? क्योंकि सैलरी मेरा खर्चा है और खर्चे हमेशा डेबिट होते हैं। अगर मैं इसको पे कर देता, अभी आप लिखना मत टू वाला, अगर मैं इसको पे कर देता तो टू कैश लिखता क्योंकि कैश चला गया। लेकिन अभी मैंने इसको पे नहीं किया, अभी ये आउटस्टैंडिंग है, तो फिर इसको शो कर दो सैलरी आउटस्टैंडिंग। सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग। अमाउंट क्या थी? 50,000। ओए इतनी सैलरी। बीइंग सैलरी आउटस्टैंडिंग, बस ऐसे लिख दो, या बीइंग सैलरी ड्यू। सर नरेशन का मतलब ये होता है जो ऊपर ट्रांजैक्शन लिखी हुई है उसी को चिपका दें, बिल्कुल। आप अपनी मर्जी से भी सेंटेंस तोड़ सकते हो। जर्नल एंट्री आपने यही लिखनी होती है, नरेशन कुछ भी लिख दो, बस उसका मतलब बनना चाहिए। एंट्री नंबर 3। एंट्री नंबर 3 अपने आप करो, पिछले क्वेश्चन में भी आई थी सेम। आउट ऑफ रेंट पेड दिस ईयर 10,000 इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। आप चाहो तो पिछले क्वेश्चन की हेल्प ले सकते हो। गुरकिरत आपने बतानी है अब। पिछले क्वेश्चन की पहली एंट्री की तरह है, देखो एक बार। क्या एंट्री बनेगी? प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। जब भी प्रीपेड यानी कि एडवांस खर्चे हो तो हमेशा प्रीपेड रेंट को डेबिट कर देते हैं। मतलब पिछले वाले क्वेश्चन में इंश्योरेंस नाम आया था, अब यहाँ पे रेंट आ गया, कभी सैलरी आ जाएगा। खर्चे बहुत सारे तरह के हो सकते हैं, नाम कुछ भी आ सकता है। कॉन्सेप्ट वही रहेगा, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट। प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। अमाउंट क्या है? मुझे लगता है पिछले क्वेश्चन में भी यही अमाउंट थी, इंश्योरेंस वाले में भी। नरेशन लिखो, बीइंग प्रीपेड रेंट एडजस्टेड।
दिव्या करी नहीं एंट्री, नरेशन लिख ली, नरेशन लिखो। बीइंग प्रीपेड रेंट एडजस्टेड कर ली। मतलब मैं पहले बोलूंगा फिर करोगे? आज तो वैसे भी कॉपी चेक होने के बाद ही छुट्टी होएगी। नहीं, एक गुरुविलास की, बाकी देख लूंगा जब मेरा मूड कर गया। चलिए जी, फोर्थ एंट्री, प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन वाली एंट्री पहले की है कि फर्स्ट टाइम आ रही है? चलिए एंट्री नंबर 4, प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग 50,000। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कोई भी चीज की एसेट या उसकी वैल्यू कम हो गई, जैसे मैंने नई, हाँ जी, नहीं डिस्काउंट नहीं है ये, मेरा ना लॉस है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा मोबाइल का है, ये मैंने मोबाइल लिया था आज से 4 साल पहले 15,000 का, ठीक है, आज कितने का बिकेगा? 3,000 का। तो मतलब जो मेरी 12,000 की वैल्यू डाउन हो गई ना, तो उस वैल्यू डाउन होने को बोलते हैं अकाउंट्स वाले डेप्रिसिएशन। हम तो ये बोलते हैं ना वो चीज पुरानी हो गई, घिस गई, या फिर 1 साल चला ली या 2 साल चला ली, या टाइम ज्यादा हो गया तो अब उसकी वैल्यू गिर गई। तो किसी भी एसेट की वैल्यू को गिरने को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन वैल्यू गिर रही है, मेरे लिए प्रॉफिट की वाली बात है कि लॉस वाली? लॉस क्या होते हैं, डेबिट या क्रेडिट? नॉमिनल रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो डेबिट कर दो डेप्रिसिएशन को एंट्री नंबर 4 में। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, मशीनरी थी ना, फर्नीचर था। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर डेबिट। अच्छा, किस चीज की वैल्यू में गिसावट हुई है? फर्नीचर की वैल्यू में ना। तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ ना, फर्नीचर की वैल्यू चली गई, भाग गई, कम हो गई, कुछ भी कह सकते हो। मतलब समझने के लिए आपको क्या बोलना पड़ेगा? फर्नीचर चला गया बिजनेस से, तो फर्नीचर की वैल्यू डाउन हो गई, तो 2 लिख दो फर्नीचर। कितनी वैल्यू डाउन हुई है सर? 50,000 की थी, 50,000 का कितने परसेंट कम हुआ है? 10 है कि 5 है? 10%। तो 5,000, तो 5,000 का आपको घाटा हुआ? नहीं नहीं नहीं, हम घाटे को लिख रहे हैं ना, हम फर्नीचर को नहीं लिख रहे। हम ये देखना चाह रहे हैं कि कितने का लॉस हुआ है, तो लॉस 5,000 का हुआ है। तो आपने लॉस को रिकॉर्ड करना है, बची हुई रिमेनिंग एसेट्स को नहीं। अच्छा मेरे को बताओ कि फर्नीचर बाकी कितने का बच गया होगा? अगर 50,000 का था, 5,000 का घाटा हो गया, तो बाकी कितने का बच गया? 45,000 का। लेकिन आपने वो नहीं लिखना, आपने लिखना सिर्फ क्या है, जो वैल्यू डाउन हुई है। नरेशन लिखो, बीइंग depreciation provided on furniture, being depreciation provided on furniture। एंट्री नंबर 5, provide 12% interest on capital amounting to 10 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री की थी ना हमने कल या परसों वाली क्लास में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन किसको देता है? देखो कैपिटल कौन किसको देता था, याद है? कैपिटल बिजनेस ओनर देता है बिजनेस को, तो बदले में इंटरेस्ट कौन देगा अब? बिजनेस। तो बिजनेस के लिए ये इंटरेस्ट एक्सपेंस हो गया ना, तो इसकी एंट्री करो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 लिख देते होते थे कैपिटल को। जैसे सैलरी आउटस्टैंडिंग में सैलरी का नाम लिख दिया, प्रीपेड रेंट में रेंट का लिख दिया, इसलिए जो भी आइटम आती है ना, नाम उसी का ही लिख देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कितना आएगा? 10 लाख का 12% था, तो 10 लाख का 12%, 1,20,000, 1,20,000। तो कैपिटल थी टोटल 10 लाख, उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना बनता है? 12%। बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड। नहीं, 12% का मतलब ये थोड़ी 1,12% बनेगा। ठीक है,
चलिए लास्ट एंट्री, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसकी रिवर्स एंट्री कर देते होते थे, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये बिजनेस के लिए इनकम है, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ना बिजनेस को मिलता है ओनर से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो बिजनेस को मिलेगा, तो बिजनेस के लिए तो इनकम हो गई, तो इनकम हमेशा क्रेडिट में। कितनी अमाउंट है? 8,000। बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रोवाइडेड, बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रोवाइडेड। जल्दी से इस क्वेश्चन की ना रीडिंग लो। अब मैं इस वाले क्वेश्चन में अब आपसे ओरल टेस्ट लेने वाला हूँ, मेरे को एंट्री बताओगे सिर्फ इसी क्वेश्चन में। 6 एंट्रीज थी ना, ये 6 एंट्रीज में से आप अपने आप जल्दी से रिवीजन करो, मैं आपसे पूछूंगा। 3 क्वेश्चन किए हैं लेकिन सिर्फ एक ही क्वेश्चन की रिवीजन करवा रहा हूँ आपको, और इस क्वेश्चन को ना इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ इसी क्वेश्चन में से ना पेपर में 1 या 2 पॉइंट तो पक्का पूछे जाएंगे, इसी क्वेश्चन में सिर्फ। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत फेवरेट है ये वाली। गुरकिरत कर ली एंट्री? जिसको कोई एंट्री नहीं समझ आई अभी भी मुझसे रीजन पूछो। दिव्या करो जल्दी से रिवाइज। कर ली? आपसे ही पूछता हूँ। पूछूं दिव्या आपसे? चलो पहली एंट्री मेरे को बताओ, सैलरी ड्यू वाली। अब बुक कॉपी को बंद कर दो फिर, तभी फिर कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे ना। बताओ सैलरी आउटस्टैंडिंग वाली एंट्री क्या बनेगी? सैलरी ड्यू वाली सेकंड एंट्री है जो। पूरी जर्नल एंट्री बोलो। खुशली ना बोलो। सेकंड वाली वो तो कृतिका ने बता दिया। नहीं बताया? हाँ जी खुशलीन, सैलरी को डेबिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सैलरी हमारा एक्सपेंस है और एक्सपेंस को डेबिट करते हैं। अवनीत आप बताओ फोर्थ वाली एंट्री, प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। बिल्कुल ठीक है। गुरविलास आप बताओ थर्ड वाली एंट्री, इजी पूछ लिया आपसे, आउट ऑफ रेंट प्रीपेड 10,000। ठीक है पहली भी बताओ, फर्स्ट रिसीव 20,000 फ्रॉम सुभाष, रिटर्न ऑफ बैड डेट्स रिकवर। ठीक है चंचल आप बताओ लास्ट वाली सिक्स। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मनन आप बताओ फिफ्थ वाली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाली। पहले ये बताओ मुझे मनन आप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंस है या इनकम? एक्सपेंस है। जल्दी एंट्री बोलो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक है बिल्कुल, होमवर्क लिखो। क्वेश्चन नंबर 20 एंड 21।